हनुमान बेनीवाल अक्सर बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनको अगर सोचा जाए, समझा जाए तो उनके कई सारे मायने निकलते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही ऑडियो क्लिप भी सुनवाने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल उसमें जो कह रहे हैं वो वीडियो आपको दिखाने भी वाले हैं, और बाड़मेर को लेकर हनुमान बेनीवाल के मन में और क्या चल रहा है खास, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, हम चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे ऑडियंस ये वीडियो देख ले, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए वीडियो। 18 के अंदर आप चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल 22 से लड़े 18 में, और मैं 18 में अगर लड़ लेता तो आपके कांग्रेस वाले नेताजी है ना, उसमें ठंडे हो जाते 18 के अंदर, लेकिन मैं नहीं लड़ा। मैंने कहा और किसी भाई को लड़ा, इतना और कोई चीज़ की आवश्यकता होती चुनाव के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य से वो चीज़ें रह नहीं पाई। और समीकरण अभी तक अपना रह जाता तो 23 में कम से कम 5 विधायक बाड़मेर के अंदर आते मेरे भाई। आप समझ रहे हो सारी बातों को, लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी जंग। तो देखा आपने, इस वीडियो में हनुमान बेनीवाल कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 2018 में अगर मैं बायतू से लड़ लेता तो बात कुछ और होती, और 2023 तक मेरे 5 विधायक बाड़मेर में हो जाते। अब ये जो सपना जो हनुमान बेनीवाल ने खुद ने देखा तो होगा, लेकिन साकार करने में ना किसी का योगदान उन्हें मिला, और जो अफसोस वो जता रहे हैं इसमें वीडियो में, आपको क्या लगता है कि क्या हरीश चौधरी के बाड़मेर में होते हुए ये सपने बेनीवाल के सच हो पाते? देखिए, मेरी मौसी के मूछें होती तो वो मेरे मामा होते, ये कहकर कोई मतलब नहीं होता। और कपोल कल्पित बातों से राजनीति नहीं चलती, ये हनुमान बेनीवाल जैसे सधे हुए राजनेता को समझना चाहिए। बाड़मेर में 5 सीटें होती, ये वो तब बोल रहे हैं जब वो अपनी घर की सीट खिवसर को नहीं बचा पा रहे हैं। यही चीज मैं नहीं बोलूंगा, ये चीज जिस हरीश चौधरी के लिए वो ये कह रहे हैं, वही वापस रिबाउंड में इस पूरी कपोल कल्पित भाषण के रिएक्शन में वही कहेंगे। और वही क्यों कहेंगे, आरएलपी के खुद के कार्यकर्ता भी यही चीज कहेंगे। हनुमान बेनीवाल को इस वक्त चाहिए, ये कपोल कल्पित कल्पनाएं करने से राजनीति नहीं चलेगी, ना ही आरएलपी चलेगी। उन्हें इस वक्त ये चाहिए कि वो किसी भी तरीके से अपने जो समर्थक हैं उनका जोश जुटाए, उनका समर्थन जुटाए, और कहीं ना कहीं जो हनुमान बेनीवाल की एक सबसे बड़ी कमी है कि वो खुद के अलावा आरएलपी में किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते, उस कमी को दूर करें। यही दो वो तरीके हैं जो आरएलपी को आगे ले जाएंगे। ये वक्त है जब उनको एसआई भर्ती, पेपर लीक, ऐसे मुद्दों पर सड़कों पर होना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी है हनुमान बेनीवाल के लिए कि किरोड़ी जैसे नेता तो सत्ता में है, वो सड़कों पे आ नहीं सकते, तो ऐसे मुद्दे पर, और राजकुमार रोज जैसे नेता भी इन मुद्दों पर नहीं आ सकते क्योंकि उनके मुद्दे ही अलग हैं। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, सड़कों पर आने वाले, आंदोलन करने वाले अकेले बचे ही आप हैं, जिससे आस है, जिससे उम्मीद है, वो करने की बजाय आप कपोल कल्पित बातें कर रहे हैं, वो भी उस वक्त पे जब इलेक्शंस के अते पते नहीं है। विधानसभा इलेक्शन बहुत बाद में होने हैं, पंचायती राज टाइप के चुनावों के लिए इस तरह की बातें चलेंगी नहीं। आप आंदोलन कीजिए, नजरों में आइए, उम्मीद बड़ी बनिए, अपनी जनता के लिए आशा बड़ी बनिए, और तब आपको कहीं ना कहीं वो फ्लेवर और वो क्लेवर जो हनुमान बेनीवाल के लिए लोग हमेशा चाहते हैं, वो अब जनता को वापस दे पाएंगे, रिवाइव कर पाएंगे, और सत्ता में वापस आ पाएंगे। इस तरह से काम करना होगा। लेकिन जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के प्रायोरिटीज में बाड़मेर
ऐड हो चुका है। आप एक तरफ देखिए कि विधानसभा से हनुमान बेनीवाल की पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया जनता ने। हमेशा की ये बयानबाजियां आज की नहीं, ये बरसों पुरानी बयानबाजियां चलती आ रही हैं और कहीं ना कहीं सिर्फ बातें करने वाले नेता के तौर पर इनकी जो इमेज बन गई जनता के बीच में, उस वजह से विधानसभा से इनका सुपड़ा। देखिए, बातें करने वाले नेता के अलावा एक और चीज है जो हनुमान बेनीवाल को समझनी होगी। राजनीति जनता के विकास के लिए, राजनीति अपने क्षेत्र के, जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों को दुख दर्द दूर करने के लिए करनी चाहिए, जिसमें हनुमान बेनीवाल एक वक्त पर माहिर भी थे। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल की राजनीति केवल अपने दुश्मन से बदला लेने वाली राजनीति बनती जा रही है। खिवसर में जब पूरी राजनीति ज्योति से कैसे बदला ले उसकी राजनीति बन गई, तो आप खिवसर भी हार गए। बीजेपी ने बस ये किया, ज्योति को हटाकर रेवत राम डांगा को ला दिया, लेकिन आप खिवसर तो हार गए। अब आप बाड़मेर में फिर वही गलती कर रहे हैं। हरीश चौधरी से दुश्मनी निकालने वाली राजनीति के चक्कर में उम्मेदराम बेनीवाल को क्यों छीना मुझसे, उसका बदला निकालने के चक्कर में आप बाड़मेर पे फोकस कर रहे हैं। अरे खुद का घर अभी बचा हुआ नहीं है और हम चले पराये ससुराल को हथियाने, वो नहीं हो सकता। अभी हनुमान बेनीवाल को चाहिए कि सत्ता के विरोध में तो सबसे बड़ी आवाज बन सकते हैं वो बने। लेकिन मैं आपको यहां पर भी बताऊं कि हनुमान बेनीवाल इसमें भी डिले पे डिले करेंगे, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस के साथ उनका साथ बैठा नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ बैठा नहीं, ना ही बैठा आजाद समाज पार्टी के साथ। वो वापस बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए स्टेट में बीजेपी का विरोध करने से बच रहे हैं। नहीं तो क्या आपको लगता है अभी तक हनुमान बेनीवाल सड़कों पर क्यों नहीं आए? जी, क्यों एक ट्वीट करके खत्म कर दिया? अपनी एक अलग रणनीति है और जिस तरीके से आप बीजेपी के पर्दे के पीछे वाली कहानियों को बताते हैं, ये अभी किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन हकीकत जो है वो यही है। आप देखिए ना, आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, थोथा चना बाजे घड़ा, वही वाला हिसाब किताब अभी बेनीवाल के साथ हो रहा है। माफ कीजिएगा, बेनीवाल के समर्थकों को ऐसा लगता है, अभी हमने वृद्धाराम के लिए बेनीवाल का जो वीडियो लेकर आए कि बेनीवाल भी उन्हीं नेताओं में से निकले जो बैठकर सांत्वना देकर आ गए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपने उनका दूसरा इंटरव्यू देखा ही नहीं है जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच कमेटी गठित करने की बात की है, सिर्फ बात की है। आप इस पर आगे क्या स्टैंड लेंगे? आपको ये समझना होगा कि हनुमान बेनीवाल का पहले क्लेवर और तेवर ऐसा नहीं था। वो तुरंत सड़कों पर आते थे, धरना दे देते थे, सरकार को तुरंत आड़े हाथों लेते थे और पुलिस प्रशासन जिसको भी आड़े हाथों लेना होता था वो लेते थे, जनता के साथ चलते थे। वो सारे फ्लेवर और क्लेवर नहीं दिख रहे हैं अभी। और देखिए, दुख तभी होता है, बुरा तभी लगता है जब जिससे आशा हो, जिससे उम्मीद हो, जो वो कर सकता हो, जिसमें वो समर्थ हो, वो उस चीज के लिए समर्थ हो, लेकिन फिर भी वो चीज ना करे, जिसके पीछे समर्थक हो, जिसके पीछे बड़ी जनता हो, तब दुख होता है। और इसीलिए हनुमान बेनीवाल के समर्थकों को, चाहने वालों को, उनके साथ देने वाले को इस वक्त काफी दुख हो रहा है। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि बाड़मेर के अंदर रविंद्र भाटी ने जो अपनी जगह बना ली है, आप कंपटीशन को अगर चारों तरफ से देखेंगे तो हनुमान बेनीवाल बाड़मेर के बारे में जो सपने देख रहे हैं, क्या वो वाकई में सच हो पाएंगे? क्योंकि एक तरफ है, देखिए, जाट वर्सेस राजपूत राजनीति यहाँ पर इतनी हावी है जिसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इतने बड़े धुरंधर नेता है, हरीश चौधरी है, कैलाश चौधरी है, रविंद्र भाटी है, उम्मेदराम बेनीवाल तो एक कठपुतली बनकर रह चुके हैं, ये भी सभी को पता है। उस बीच में, इनके बीच में हनुमान बेनीवाल एंट्री करने की सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये एंट्री इतनी आसान हो पाएगी? जितना आप इस बात को समझ लीजिए कि मौका किसी के लिए नहीं झुकता और समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो हनुमान बेनीवाल सोच रहे हैं कि मौका झुकते हुए उनकी थाली में आके बैठ जाएगा और समय उनके लिए रुक के रह जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और वो कोई और है रविंद्र सिंह भाटी।
जिससे आस उम्मीद सब बढ़ती जा रही है और वो आपकी जगह लेने के लिए बैठे हुए हैं। तीसरे मोर्चे की जगह तो राजकुमार रोत ने ले ली, बाड़मेर की जगह वो लेने के लिए बैठे हुए हैं। और अगर खिवसर को वापस पाने के लिए ये सारी चाल चली जा रही है, रेवत राम नांगा को बीजेपी से पूरी तरह से दूर करने के लिए चाल चली जा रही है, तो माफ कीजिएगा, इस चाल के पीछे आप बाकी सारी राजनीति को खत्म करने वाला काम कर रहे हैं। इस बात को मुझसे ज्यादा हनुमान बेनीवाल खुद समझते हैं, क्योंकि राजनीति वो आज से नहीं कर रहे, वो काफी वक्त से कर रहे हैं। ये समीकरण उन्हें समझने पड़ेंगे और ये समीकरण भाटी पहले समझ चुके हैं। वो यही चीज कर रहे हैं अगले आने वाले 5 सालों में। आप देखिएगा, गांव गांव में लोगों के साथ बैठकर मायड़ भाषा को प्रमोट करके जहां उनकी जरूरत पड़ती है वहां वो पहुंच जाते हैं। आप इस बात को समझिए चेतना कि इस वक्त लोग क्या चाहते हैं। लोग चाहते हैं ऐसा नेता जो ना कांग्रेस के समर्थन में हो ना बीजेपी के समर्थन में हो, वो उनकी आवाज बने। अगर हनुमान बेनीवाल बीजेपी के समर्थन में जाने के चक्कर में वो ऑप्शन नहीं रहेंगे तो वो ऑप्शन रविंद्र सिंह भाटी बन जाएंगे, नरेश मीणा बन जाएंगे, राजकुमार रोत बन जाएंगे। उस समय नहीं रुकेगा, मौका नहीं झुकेगा हनुमान बेनीवाल जी। यही इस पूरे वीडियो का, इस पूरी बात का सार है। आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है, आप कर सकते हैं, आप समर्थ हैं, आपके पीछे समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, सोचते हैं कि आप एसआई भर्ती में न्याय दिलाएंगे, सोचते हैं कि आप पेपर लीक में न्याय दिलाएंगे। किरोड़ी बाबा नहीं आ सकते तो आप आएंगे, लेकिन वो उम्मीदों पर फिरता जा रहा है पानी, और सत्ता को नहीं याद आ रही नानी। इसके लिए चाहिए कोई ऐसा विपक्ष वाला जो कुछ काम कर सके। पर ये मत समझिएगा कि आप नहीं करेंगे तो और कोई नहीं करेगा। जनता के पास ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में बेनीवाल को ही क्यों समर्थन दिया जाए, उसके लिए कोशिशें हनुमान बेनीवाल को करनी होगी। ये तो थी हमारी राय। इस विश्लेषण को अगर आपने पूरा सुना है तो माफ कीजिएगा, हनुमान बेनीवाल के समर्थकों को जरा बुरा लग सकता है, लेकिन बुरा वही होता है, कड़वा वही होता है जो सच है, और आईना दिखाने के लिए ही हम यहाँ पर बैठते हैं। कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।